गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम परमाणु संरचना में एक महत्वपूर्ण परमाणुीय मॉडल पढ़ रहे हैं जिसे हम बोर परमाणुीय मॉडल के नाम से जानते हैं। राइट। बोर परमाणुीय मॉडल के पहले जो मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं वो सारी चीज़ें क्या हैं आपको सबको पता है। हमने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में बात की, फिर हमने थॉमसन के मॉडल, रदरफोर्ड के मॉडल, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रक्षेपण क्षेत्रफल या आप उसे सोने की झिल्ली वाला प्रयोग, रदरफोर्ड के नाभिक के मॉडल की बात की, प्लांक क्वांटम सिद्धांत की बात की। राइट। वैद्युत चुंबकीय तरंगों या विकिरणों की बात की, तरंगों की प्रॉपर्टीज के बारे में बात की, तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति, आवर्तकाल, इन सब बारे में हमने थोड़ी थोड़ी बातें की और वहां से कुछ न कुछ काम की चीजें हम लोग सीखते रहे। राइट। आज हम उसी सिलसिले में आगे जो नया चीज सीख रहे हैं वो सबसे काम की चीज है और इस चैप्टर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? वो है आपका बोर परमाणुीय मॉडल। क्या है? बोर परमाणुीय मॉडल। बोर एटॉमिक मॉडल, बोर परमाणुीय मॉडल। राइट। आज हम इसकी बात कर रहे हैं, बोर परमाणुीय मॉडल, बोर एटॉमिक मॉडल की बात कर रहे हैं। राइट। सबसे पहले बोर ने अपने मॉडल के लिए कुछ अवधारणाएं मानी, तो उन अवधारणाओं की बात कर रहे होंगे हम सबसे पहले। तो अवधारणाएं क्या है? अवधारणाएं हैं बोर परमाणु मॉडल में। क्या क्या अवधारणाएं हैं? सबसे पहली अवधारणा क्या है? तो सबसे पहली अवधारणा यह है, बोर ने यह कहा कि यह मॉडल केवल, बोर परमाणु मॉडल केवल एकल इलेक्ट्रॉन प्रजातियों, एकल इलेक्ट्रॉन प्रजातियों का मतलब है परमाणु अथवा आयन के लिए ही लागू होगा। एकल इलेक्ट्रॉन मतलब जिनमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो, जिनमें क्या हो? एक ही इलेक्ट्रॉन हो। ऐसे परमाणु या आयनों के लिए ही आप बोर परमाणुीय मॉडल लागू कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन तो भाई किसी भी तत्व के परमाणु में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन एक तत्व है जिसके परमाणु में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और वो है हाइड्रोजन। इसका मतलब ये किस पर लागू होगा? हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसे। अब हाइड्रोजन जैसे मान लो मुझे लिथियम को बनाना है, लिथियम को अगर मुझे बनाना है हाइड्रोजन जैसे, राइट, या हीलियम को बनाना है, तो मान लीजिए हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? हीलियम में है 2 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं एक निकाल दूं यानी +1 आ जाए इस पर, तो इसमें एक ही बचा। अब ये किसके जैसा हो गया? हाइड्रोजन के जैसे। Li में 3 है, 2 रिमूव कर देंगे तो किसके जैसा हो जाएगा? हाइड्रोजन जैसे। तो हमें या तो हाइड्रोजन या बाकी हाइड्रोजन जैसे बना देना है, तो इलेक्ट्रॉन हम वहां से निकाल कर उन्हें हाइड्रोजन जैसा बना सकते हैं। ठीक। दूसरा, ये तो पहला अजम्पशन हो गया, पहली अवधारणा होगी। दूसरी अवधारणा क्या है? चलो बच्चों इसे देखते हैं। तो दूसरी अवधारणा वही है जो बाकी लोग कह के गए, लेकिन थोड़ी सी बदलाव के साथ है। सुनिए क्या है दूसरी अवधारणा। राइट। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर काटता है या हम कहेंगे घूर्णन करता है, जिनमें, देखो कंडीशनल है, सभी वृत्तीय कक्षाओं में नहीं, किसी भी रेडियस की वृत्तीय कक्षा में नहीं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन वृत्तीय कक्षाओं में घूर्णन करता है अर्थात चक्कर काटता है जिनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, क्या कह रहे? इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो। h/2π का क्या हो?
पूर्ण गुणज हो। h/2 के पूर्ण गुणज से क्या मतलब है? तो सबसे पहले देखो बेटा, हमें कोणीय संवेग पता होना चाहिए कि कोणीय संवेग क्या होता है, फिर हम बाकी बात कर सकते हैं। तो कोणीय संवेग क्या होता है? आपने संवेग पढ़ा होगा। तो संवेग क्या होता है भाई? तो हमें पता है संवेग होता है द्रव्यमान यानी मास m गुणा गति, ये संवेग होता है। अब अगर हम इसमें कोणीय गति लगा दें तो कोणीय संवेग कहला देंगे, तो इसमें कोणीय के लिए हमें r मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, तो ये हो जाता है हमारा कोणीय संवेग। बाकी डिटेल में आप फिजिक्स में बात करेंगे कोणीय संवेग की। अभी केवल आपको यही याद रखना है कि हमारे लिए कोणीय संवेग बराबर केवल क्या याद रखना है? m इंटू वी इंटू आर, जहाँ पर v इलेक्ट्रॉन की गति है और r जो है उस वृत्तीय कक्षा की त्रिज्या है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूर्णन कर रहा है, ये कोणीय संवेग। तो क्या बोल रहा है कि जो कोणीय संवेग है, राइट, कोणीय संवेग mvr बराबर h/2 का पूर्ण गुणज होगा, यानी nh/2 होगा। ये कोणीय संवेग की कहानी है। तो n के मान क्या क्या हो सकते हैं? जहां पर n के मान संभव है, n बराबर 1 2 3, तो हमने कहा n बराबर 1 होगा तो क्या हो जाएगा? m इंटू V1 इंटू R1 बराबर 1 गुणा h/2। ये पहला, ये हो गई पहली वृत्तीय कक्षा। क्या हो गई ये? पहली वृत्तीय कक्षा। ठीक, n का मान जब हम 2 रख देंगे तो ये हो जाएगा m इंटू V2 इंटू R2, दूसरी कक्षा में गति गुणा दूसरी कक्षा की त्रिज्या R2, तो बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुणा h/2। ये हो जाएगी द्वितीय वृत्तीय कक्षा। कक्षा या आप इसे कोश भी बोल सकते हैं, राइट। कभी कभी हम h/2 को h क्रॉस भी लिख देते हैं, तो 2 गुणा h क्रॉस, जहां पर हमने क्या लिख दिया? h/2 बराबर h क्रॉस। अब जरा ध्यान से देखना, ये h तो हम पहले बात कर चुके हैं। h क्या है? h है प्लांक्स कांस्टेंट। क्या है h? प्लांक्स कांस्टेंट। n बराबर 3 की बात करेंगे तो m इंटू V3, तीसरी कक्षा में गति, तीसरे कोश में गति गुणा तीसरी कक्षा की त्रिज्या बराबर 3 गुणा h/2, या हो गया 3 गुणा h क्रॉस। इस तरह की हमारी कहानी आ गई n बराबर 3 के लिए। तो ये हमारे दूसरे अजम्पशन या दूसरी अवधारणा का मतलब है, राइट। तो जो अब तक हमने पढ़ा उसे मैं समराइज करूं, तो जो अब तक हमने पढ़ा बच्चों वो ये है कि ये कह रहा है कि ये नाभिक है, राइट। अब सबसे पहली बात, नाभिक के भीतर क्या होते हैं? तो नाभिक के भीतर प्रोटॉन होते हैं। एक प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? तो प्लस ई का आवेश होता है एक प्रोटॉन पर। अच्छा, क्या नाभिक के भीतर एक ही प्रोटॉन होता है? तो जवाब है नहीं। नाभिक के भीतर परमाणु क्रमांक यानी Z के बराबर प्रोटॉन होते हैं। तो कुल आवेश नाभिक पर कितना हो जाएगा? प्लस ZE। उसके बाहर हम क्या बात कर रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है जो उसके बाहर गोले में चक्कर काट रहा है, राइट। तो उस इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है? -E। इस तरह की कहानी है। ये इन दोनों की त्रिज्या हो गई या इन दोनों के बीच की दूरी हो गई, जिसे हमने R से दिखाया है। और मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन की गति हो गई जिसे हमने V से दिखाया है। नाभिक के बाहर केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये कहानी हमने लिखी है, राइट। बात समझ में आती है हम लोगों को? तो इस तरह से हम लोग आ गए। अब हम तीसरी अवधारणा की बात करते हैं। तीसरी अवधारणा क्या है उसे पढ़ते हैं जरा। वृत्तीय कक्षा में घूर्णन करने के लिए, वृत्तीय कोश में, कोश या कक्षा एक ही बात है, वृत्तीय कोश में घूर्णन करने के लिए, घूर्णन के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल की जरूरत, अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता नाभिक एवं इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युतिक आकर्षण बल पूर्ण करता है। स्थिर वैद्युतिक बल पूर्ण करता है।
जरा ध्यान से देखिए क्या लिख रहा हूं मैं, एक बार फिर से मैं पढ़कर सुनाता हूं कि घूमने के लिए आवश्यक है, घूर्णन के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाऊं तो मान लीजिए मैं इस माइक को ऐसे रोटेट कर रहा हूं, जब मैं इसे ऐसे रोटेट कर रहा हूं तो मैंने आप पकड़ा हुआ है तो ये घूमता जा रहा है। अगर मैं इसे छोड़ दूंगा तो ये अपना सर्कुलर पाथ छोड़ देगा, और जैसे ही मैंने इस बल को यहाँ से बांध कर रखना बंद किया, मान लीजिए ये एक गोला है और इस गोले में जो मैंने बल दिखाया है आपको, तो ये एक सर्कुलर पाथ का इलेक्ट्रॉन है, ये v से घूम रहा है, त्रिज्या r है, राइट। तो हम ये कह रहे हैं कि ये घूमता रहे, इसके लिए आवश्यक है कि इस इलेक्ट्रॉन को इधर नाभिक की तरफ कोई पकड़ कर रहे। क्यों? क्योंकि जब ये घूम रहा है तो इस पर एक बहाल की तरफ बल लग रहा है। ये बल कौन सा है? अभिकेंद्रीय बल। कौन सा बल है? ये अभिकेंद्रीय बल है, ठीक। ये बल इस पर लग रहा है, इस बल के कारण ये सीधा जाने की संभावनाएं रखता है। इसे लगातार ऐसे घुमाता रहे कोई बल, इसके लिए अंदर एक बल लगना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं कि ये जो बल है ये कौन सा है? ये है स्थिर वैद्युतिक बल। कौन सा बल है? ये स्थिर वैद्युतिक बल है, ठीक। तो ये बोल रहे हैं कि ये जो स्थिर वैद्युतिक बल है ये इस बल की आवश्यकता पूरी कर रहा है। ये बल कितना होता है? mv²/r, राइट। और स्थिर वैद्युतिक बल के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो ये कितना होता है? ये होगा kq1, तो q1 हो गया ze, q2 e kze²/r², तो ये बल हो गया। इसका मतलब ये कह रहा है कि ये बल और ये बल दोनों बराबर होंगे, तो ये लगातार चक्कर में घूमता रहेगा, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि घूमने के लिए जो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल है उसकी आवश्यकता कौन पूरी करता है? स्थिर वैद्युतिक बल, जो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच लग रहा है वो पूरी करता है। तो अभिकेंद्रीय बल यानी mv²/r, और बराबर किसके हो गया? kze²/r², जो कि क्या है? स्थिर वैद्युतिक बल। तो ये थर्ड पॉइंट है। तो अब तक हमने तीन बातें पढ़ी अवधारणाओं में, कि केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं पर लागू होगा। दूसरी, जब भी ये किसी वृत्तीय कक्षा में घूम रहा होगा तो उस वृत्तीय कक्षा में इसका कोणीय संवेग अर्थात m × v × r, द्रव्यमान गुणा गति गुणा त्रिज्या, बराबर h/2π का यानी h क्रॉस का पूर्ण गुणज होगा, राइट। जैसे n बराबर 1 तो पहली वृत्तीय कक्षा आ गए, m × पहली कक्षा में गति v1 × पहली कक्षा की त्रिज्या r1, बराबर क्या होगा? h/2π × 1 हो जाएगा। दूसरी कक्षा होगी तो m × v2, दूसरी कक्षा में गति × r2, दूसरी कक्षा की त्रिज्या, बराबर हो जाएगा 2 गुणा h/2π यानी द्वितीय वृत्तीय कक्षा। तो इस तरह से चलता रहेगा। तीसरी कक्षा में ये कहानी हो जाएगी। तीसरा पॉइंट जो हमने पढ़ा वो ये कि चक्कर काटने के लिए आवश्यक है कि ये अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता पूरी हो रही हो। ये नहीं पूरी होगी तो ये घूमता घूमता ऐसे सीधा भाग जाएगा। इसके लिए इसे नीचे से यहाँ से पकड़ के रखने वाला कोई बल होना चाहिए इस केंद्र की तरफ। तो ये बल कौन? ये कौन है? स्थिर वैद्युतिक बल, यानी इसे बैलेंस करने वाला बल कौन सा है? स्थिर वैद्युतिक बल। और दोनों के मान हमने लिखे तो एक इक्वेशन ये आ गई। तो अब तक हमने बेसिक खाका तैयार किया बोर परमाणुीय मॉडल का, 3 अवधारणाएं पढ़ी, और भी कई अवधारणाएं हैं, आए उनके बारे में बात करते हैं, राइट। तो चौथे नंबर की अवधारणा क्या है? चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो फोर्थ नंबर का जो पोस्टुलेट है, जो अवधारणा है, वो ये है, किसी एक निश्चित वृत्तीय कक्षा में या कोश में इलेक्ट्रॉन की गति, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा सदैव नियत रहती है। यानी जब तक वो एक निश्चित त्रिज्या के गोले में चक्कर काट रहा है तब तक उसकी ऊर्जा क्या रहेगी? नियत रहेगी। ऊर्जा के साथ अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं कुल ऊर्जा, नहीं तो कंफ्यूज होता है कि कौन सी ऊर्जा की बात कर रहे। तो उसकी कुल ऊर्जा सदैव क्या रहेगी? नियत रहेगी। इसलिए इन वृत्तीय कक्षाओं को स्थायी कोश
अंग्रेजी में स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहा जा सकता है। क्या बोल रहे हैं कि जब तक एक निश्चित त्रिज्या के गोले में चक्कर काट रहा है तब तक उसकी ऊर्जा नियत रहती है। नियत रहती है इसका मतलब है कि वहां पर जब तक वो रहेगा जब तक उसकी ऊर्जा में कोई कमी या कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। इसलिए इन कक्षाओं को हम क्या नाम दे देते हैं? स्थायी कोश अर्थात स्टेशनरी ऑर्बिट नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं? स्थायी कोश अर्थात स्टेशनरी ऑर्बिट्स नाम दे देते हैं। इसका मतलब जब तक r कांस्टेंट है, ये त्रिज्या, ये गोला निश्चित है, ये फिक्स्ड है, तब तक उसकी ऊर्जा भी कांस्टेंट रहेगी। राइट। नेक्स्ट पॉइंट ये है, जब इलेक्ट्रॉन एक स्थायी कोश से दूसरे स्थायी कोश में संक्रमण करता है, जब इलेक्ट्रॉन एक स्थायी कोश से दूसरे में संक्रमण करता है, तब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन करता है। यानी जब वो एक त्रिज्या के गोले से दूसरे त्रिज्या के गोले में कूदेगा तब वो ऊर्जा या तो अवशोषित करेगा या ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। ये कहानी हमारे सामने है। राइट। तो एक और चित्र बनाकर जरा इस बात को समझते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए ये एक कोश है और मान लीजिए कि ये दूसरा कोश है। ये दो स्थायी कोश मैंने बना दिए। ये यहाँ पर नाभिक है, प्लस ZE इस पर चार्ज है। इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ पर है, बाद में यहाँ जाना चाह रहा है। इलेक्ट्रॉन हो सकता है पहले यहाँ हो, बाद में यहाँ जाना चाह रहा हो। तो अलग अलग कंडीशन है कि अगर इलेक्ट्रॉन प्रारंभ में यहाँ है, इसकी ऊर्जा में कम बोल देता हूँ E लो, और इसकी ऊर्जा में ज़्यादा बोल देता हूँ E हाई। तो अगर कम से ज़्यादा में जाएगा तो ये तभी जा सकता है कम ऊर्जा कक्षा से ज़्यादा ऊर्जा में, जब इसे ऊर्जा की अवशोषण करे। तो ऊर्जा अवशोषण करके कम ऊर्जा से ज़्यादा में चला जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से कम में जाएगा तो जाते समय अपनी अतिरिक्त ऊर्जा को क्या कर देगा? उत्सर्जित कर देगा। तो यहाँ तो हो गया ऊर्जा उत्सर्जन, और यहाँ क्या हो गया? ऊर्जा अवशोषण। ठीक। ये क्या मानकर लिखा हुआ है? ये मानकर लिखा हुआ है कि EH मतलब E हाई और EL मतलब E लो। ये मानकर ये चित्र बनाया हुआ है। राइट। तो कम ऊर्जा कक्षा से जब ज़्यादा में जाएगा तो अवशोषण करेगा, ज़्यादा से जब कम में जाएगा तो उत्सर्जन करेगा। राइट। ये कहानी है यहाँ पर कि जब एक स्थायी कोश से दूसरे स्थायी कोश में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन करता है। इसी में अगला बिंदु। राइट। अब ये क्लियर है कि अगर उच्च से निम्न में जाएगा तो उत्सर्जन करेगा और निम्न से उच्च में जाएगा तो अवशोषण करेगा। तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉन द्वारा ऊर्जा का अवशोषण एवं उत्सर्जन सदैव फोटोन के रूप में किया जाता है। राइट। इसका मतलब ऊर्जा का उत्सर्जन, या आप क्या कह सकते हैं? एक फोटोन उत्सर्जन। और यहां क्या कह सकते हैं? फोटोन अवशोषण। ठीक। ये तो बात होगी कि जब भी ऊर्जा लेगा या देगा, किस रूप में लेगा या देगा?
फोटोन के रूप में। लास्ट बिंदु और लास्ट जो आपकी अवधारणा है वो क्या है? तो लास्ट अवधारणा यह है कि उच्च ऊर्जा स्तर से, ये ए बिंदु है, उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर, उच्च ऊर्जा स्तर यानी EH से निम्न ऊर्जा स्तर यानी ई लो में संक्रमण करने पर फोटोन उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा बराबर हो जाएगी EH माइनस ई लो, राइट। और बी निम्न से उच्च, निम्न यानी ई लो। थैंक यू बच्चों, आप सब लोग हमारे वीडियोस देख रहे हैं। आप अगर इन वीडियोस के थ्रू एनरोलमेंट चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें वीडियोस के साथ साथ डाउट सॉल्विंग और मॉड्यूल वगैरह भी रिक्वायरमेंट होते हैं, तो वो आप अपने प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करके जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसको ज्वाइन करके वहाँ एनरोलमेंट करके पा सकते हैं। से उच्च यानी ई हाई में जाने पर क्या हो जाएगी? में संक्रमण करने पर तो कम से ज्यादा में जा रहा है, इसलिए अवशोषित फोटोन की ऊर्जा बराबर हो जाएगी फिर से EH माइनस ई लो। फोटोन की ऊर्जा हमेशा पॉजिटिव होनी है, तो इसका मतलब ए और बी को मिला के मैं क्या लिख सकता हूं? दैट उत्सर्जित अथवा अवशोषित फोटोन की ऊर्जा बराबर, ऑलवेज बराबर क्या हो जाएगी? ई हाई माइनस ई लो। यानी जिन दो कक्षाओं में संक्रमण हो रहा है उनमें से ज्यादा ऊर्जा वाली कक्षा की ऊर्जा माइनस कम ऊर्जा वाली कक्षा की ऊर्जा, तो ज्यादा माइनस कम हमेशा क्या आना चाहिए? पॉजिटिव बना रहना चाहिए फोटोन की ऊर्जा। तो बहुत सिंपल सी बात है, जब तक एक गोले में ऊर्जा निश्चित रहेगी, एक से दूसरे में जाएगा तो ऊर्जा का आदान प्रदान होगा, कम से ज्यादा में जाएगा तो अवशोषण होगा, और ज्यादा से कम में जाएगा तो उत्सर्जन होगा। अवशोषण और उत्सर्जन हमेशा फोटोन के रूप में होगा, यानी हमेशा या तो फोटोन लेगा या फोटोन देगा। और जो आने वाला उत्सर्जित या अवशोषित फोटोन है, उत्सर्जित फोटोन की ऊर्जा भी उच्च ऊर्जा माइनस निम्न ऊर्जा, और अवशोषित फोटोन की ऊर्जा भी उच्च ऊर्जा माइनस निम्न ऊर्जा। यानी जो फोटोन अवशोषित करना है या उत्सर्जित करना है उसकी ऊर्जा हमेशा क्या होगी? उच्च ऊर्जा माइनस निम्न ऊर्जा ही कही जाएगी। ये बात आपको याद रखनी है कि मान लीजिए 18 जूल वाली से 9 जूल वाली में जा रहा है या 8 जूल वाली में जा रहा है, तो 18 यहाँ होनी चाहिए, 8 यहाँ होनी चाहिए। 10 ज्यादा है तो 10 जूल का फोटोन उत्सर्जन कर देगा। अब उल्टा समझें, 8 है 18 वाली में जाना चाह रहा है, 10 बढ़ानी है तो 10 जूल का फोटोन अवशोषित कर लेगा। सिंपल कहानी है, इसमें कुछ अलग नहीं है, आपको कुछ नहीं बदलना है। ये सातों पोस्टुलेट याद रखने हैं और इसके आधार पर आप सारी कहानी पढ़ सकते हैं। तो एक बार फिर से बोलते हैं, एक इलेक्ट्रॉन के लिए लागू होगा। घूमने के लिए जो अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता है वो स्थिर वैद्युतिक बल पूर्ण करेगा, राइट। कोणीय संवेग हमेशा पूर्ण गुणज होगा, H/2 पाएगा। एक निश्चित ऊर्जा की कक्षा में ऊर्जा हमेशा, निश्चित त्रिज्या की कक्षा में ऊर्जा हमेशा नियत रहेगी। दूसरा, जब एक से दूसरे में जाएगा तो ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन होगा, क्योंकि ऊर्जा कम ज्यादा हो सकती है, राइट। और जब भी ऊर्जा का आदान प्रदान करेगा फोटोन के रूप में करेगा, और फोटोन जो लेना या देना है उसकी ऊर्जा हमेशा उच्च ऊर्जा माइनस निम्न ऊर्जा ही होगी। तो ये सारी अवधारणाएं हैं बोर परमाणु मॉडल की, जिनके बारे में मैंने आपको एक एक करके डिटेल में बताया। ये सारी आपकी कॉपी में लिखी हुई होनी चाहिए, साथ ही साथ इनको आपको अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि पूरे मॉडल में यही काम आने वाली हैं, राइट। तो आइए अब आगे बात करते हैं गणितीय फॉर्मूलों की, जो बोर मॉडल में हमें कैलकुलेशन करनी है। त्रिज्या,
गति और ऊर्जा की जो हमें बातें करनी है उसके बारे में बात करें तो बोर परमाणु मॉडल में गणितीय गणनाएं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन इन बोर मॉडल, जहाँ पर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जब हम बात करें तो हम सारी इक्वेशन लिखते जाते हैं। तो इक्वेशन 1 सबसे पहले मैंने कोणीय संवेग वाली कहानी लिखी, तो ये है mvr इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2 लेट जस्ट से ये इक्वेशन 1 है। दूसरी जो मैंने इक्वेशन लिखी वो अभिकेंद्रीय बल वाली लिखी, तो अभिकेंद्रीय बल में है mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल्स टू k ze स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। आप इसे mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू k ze स्क्वायर अपॉन r भी कह सकते हैं। तो ये दूसरा इक्वेशन हो गया दूसरे एजम्पशन से। ठीक, तीसरी जब हम बात करेंगे, ठीक, तो हम तीसरी बात मान लो करना चाहते हैं गतिज ऊर्जा की, या मान लो मैं सबसे पहले गति निकालना चाहता हूँ, गतिज ऊर्जा बाद में। तो अभी समीकरण 2 भाग चिन्ह समीकरण 1, समीकरण 2 में भाग दिया हमने किसका, 1 का। तो जब हमने समीकरण 2 लिखी तो mv स्क्वायर बटा 1 में क्या आ रहा है mvr बराबर राइट हैंड साइड में समीकरण 2 तो kze स्क्वायर अपॉन r बटा समीकरण 1 यह आ रहा है nh अपॉन 2 राइट। जब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है हमारे पास। जब हमने इसे यहाँ से सॉल्व किया तो हमारे पास आ रहा है, ध्यान से देखिए क्या आ रहा है, राइट। तो ये m कैंसिल हो गया, v एक कैंसिल हो गया, तो ये आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में v बटा r, इधर आ रहा है 2 पाई k ze स्क्वायर अपॉन n इंटू h इंटू r, और r भी कैंसिल हो गया, तो गति बराबर आ रहा है 2 पाई k ze स्क्वायर अपॉन nh। ये हमारे पास गति का सूत्र आ गया। तीसरी इक्वेशन हो गई गति के सूत्र की। अब अगर इसी तीसरी इक्वेशन को मैं वापस 1 में लिख दूं तो हमारे पास त्रिज्या आ जाएगी, राइट। तो यूजिंग 3, समीकरण 3 को 1 में यूज करने पर, समीकरण 3 को समीकरण 1 में उपयोग करने पर तो हमारे पास आ गया m इंटू वी का वेलोसिटी का वैल्यू लिख दिया हमने 2 पाई के जेड स्क्वायर अपॉन एन एच इंटू आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो हमें यहाँ से r का वैल्यू मिल गया। जरा देखिए r का वैल्यू क्या मिल रहा है, तो r बराबर मिल रहा है हमारे पास, ध्यान से देखेंगे तो n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 2 पाई, सो ये हो गया 4 पाई स्क्वायर, राइट, m के जेड ई स्क्वायर। ये हमारे पास r का फॉर्मूला मिल गया, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m के जेड ई स्क्वायर। इस तरह से हमारे पास r का फॉर्मूला आ गया। अब हम बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। ये होता है हाफ mv स्क्वायर। अब समीकरण 2 उपयोग कर लेंगे, समीकरण 2 उपयोग कर लेंगे तो हमें मिलेगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हाफ mv स्क्वायर का वैल्यू हो गया के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, राइट। तो ये हमारे पास गतिज ऊर्जा मिल गई क्या, 1/2 के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, राइट। अब अगर आप चाहें तो इक्वेशन 1 भी यूज कर सकते थे। जब हम इक्वेशन 1 यूज कर रहे होंगे तो हमारे पास एक नया फॉर्मूला आ जाएगा, राइट। तो इक्वेशन 1 अगर यूज कर लेंगे तो यूजिंग इक्वेशन 1 गतिज ऊर्जा ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हाफ m इंटू वी स्क्वायर, राइट। तो m स्क्वायर वी स्क्वायर आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m r स्क्वायर। ये हमारे पास गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ r, और ये भी इन टर्म्स ऑफ r ही है, ठीक। 6, तो पॉइंट नंबर 6 में हम स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे। जब हम स्थितिज ऊर्जा की बात कर रहे हैं तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, k q1 q2 अपॉन r। q1 स्केलर है तो साइन के साथ रखना है, तो k प्लस जेड ई
इंटू माइनस ई अपॉन आर, ये हमें मिल रहा है माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। तो ये हमारे पास स्थितिज ऊर्जा हो गई। अब हम बात करें 7 नंबर यानी कुल ऊर्जा की, तो टोटल एनर्जी, कुल ऊर्जा की अगर हम बात करें तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे तो हम क्या जोड़ देंगे, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, दोनों को हम जोड़ देंगे तो स्थितिज ऊर्जा है माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ठीक, और गतिज ऊर्जा है 1/2 के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। तो ये हमें मिल जाएगा -1/2 के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। इस तरह से हमारे पास ये कुल ऊर्जा आ गई, किसकी, इलेक्ट्रॉन की। याद रखने के लिए ध्यान देने वाली बात है, गतिज में आधा आता है, स्थितिज में माइनस आता है और कुल में दोनों आते हैं, राइट। तो गतिज आधा के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, स्थितिज माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, कुल माइनस आधा के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ये इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो ये तीनों ऊर्जाएं हैं हमारे पास, गतिज, स्थितिज और कुल, तीनों आपको याद रखना चाहिए। साथ ही साथ गति और त्रिज्या के भी हमारे पास फॉर्मूले हैं जिनकी बात हम लोग कर रहे होंगे। तो ये हमारे पास बोर परमाणुीय मॉडल में अलग अलग जो हैं वो फॉर्मूले हैं त्रिज्या के, गति के और ऊर्जा के, जिनकी बात हम लोग कर रहे हैं। आइए इनको और थोड़ा सा शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या, हम इन्हें किस तरह से याद रख सकते हैं, राइट। तो हमारे पास सबसे पहले फॉर्मूला है त्रिज्या का। जब हम त्रिज्या की बात कर रहे हैं r, तो त्रिज्या बराबर है हमारे पास n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m के जेड ई स्क्वायर। अब इसमें से जो कांस्टेंट है उन्हें अलग रख दे, तो कांस्टेंट है h यानी प्लांक्स कांस्टेंट है, 4 पाई स्क्वायर m इलेक्ट्रॉन का मास है, k कांस्टेंट है, e स्क्वायर कांस्टेंट है। तो ये सारे कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या है, n स्क्वायर जो कि ऑर्बिट नंबर बताता है और z जो कि परमाणुीय क्रमांक बताता है। तो ये सब कांस्टेंट है। तो r बराबर कांस्टेंट इंटू n स्क्वायर बाई z। जब हमने इन कांस्टेंट की वैल्यू रख दी तो ये आती है 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू n स्क्वायर बाई z। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया जो आपको याद हर हाल में रखना है, या फिर आपको याद रखना है कि r जो है n और z पर डिपेंड करती है और n स्क्वायर बाई z के सीधे सीधे समानुपाती होती है, राइट। तो n स्क्वायर समानुपात टू n स्क्वायर, n समानुपात टू 1/z या व्युत्क्रमानुपात टू z, ऐसा बोला जा सकता है। तो ये r का फॉर्मूला हो गया। अब हम बात करें इलेक्ट्रॉन की विभिन्न कक्षाओं में गति की, तो ये हमारे पास गति का फॉर्मूला लिखा हुआ है। जब हम इस गति की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमने बात की यहाँ पर 1 नंबर में त्रिज्या की, फिर अब हम गति की बात करें तो गति में देखिए 2 पाई के ई स्क्वायर अपॉन एच, ये कांस्टेंट है। सो v बराबर 2 पाई के ई स्क्वायर अपॉन एच इंटू जेड बाई एन, ये हो गया, ये कांस्टेंट बन गया। तो ये कांस्टेंट का वैल्यू रख दिया 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड, ये इंटू z अपॉन n, ये आपकी गति का मान हो गया, वेलोसिटी हो गई। तो v बराबर ये कांस्टेंट इंटू z बटा n। तो ये v भी किस पर डिपेंडेंट आया, n और z पर डिपेंडेंट आया v भी, राइट। तो इस तरह से हमारे पास दोनों फॉर्मूले आ गए। अब जब हमारे पास दोनों फॉर्मूले आ गए तो हम गति और इनके अलग अलग छोटे छोटे सवाल भी कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ हम ऊर्जा के भी फॉर्मूले की बात कर लें। तो ऊर्जा में जब हम वैल्यू रख देंगे तो टोटल एनर्जी है -12 के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, आर का मान रख दीजिए तो -k जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर, n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m के जेड ई स्क्वायर, ये हमारे पास ऊर्जा हो जाएगी। तो टोटल ऊर्जा बराबर
-2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e की पावर 4 अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगा। अब इसमें कांस्टेंट को अलग हटा लेंगे, तो जब हमने कांस्टेंट की वैल्यू रख दी तो ये हो गया -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु। अब चूंकि हमारे पास एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है, क्या है हमारे पास एक इम्पोर्टेंट रिलेशन, कि कुल ऊर्जा का मोड जो है वो गतिज ऊर्जा के बराबर होता है और इन दोनों का मोड जो है वो स्थितिज ऊर्जा से आधा होता है। तो ये आ जाएगा। इसका मतलब अब हमें पता है कि गतिज ऊर्जा हमेशा पॉजिटिव होगी, तो प्लस मोड बराबर होना है, तो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, और स्थितिज ऊर्जा का चिन्ह कुल ऊर्जा से मिलना है यानी माइनस, तो माइनस की बात करेंगे, -2 गुणा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक, तो ये हमारे पास इन दो ऊर्जाओं के फॉर्मूले हो गए। ध्यान दीजिए, चिन्ह में कुल और स्थितिज दोनों एक समान है और परिमाण में गतिज और कुल एक समान है, लेकिन स्थितिज 2 गुना है। तो ये रिलेशन भी हमें अच्छे से याद होना चाहिए कि कुल और गतिज का परिमाण समान है, जबकि चिन्ह स्थितिज और कुल का समान है। ठीक, ये रिलेशन इनमें होता है, ये याद रखिए। याद कैसे रखेंगे, तो हमें पता है गतिज ऊर्जा हमेशा पॉजिटिव होती है, गतिज ऊर्जा हमेशा पॉजिटिव होती है, इसका मतलब कुल नेगेटिव हो गया, कुल नेगेटिव है तो स्थितिज भी नेगेटिव। अच्छा, नेगेटिव स्थितिज ऊर्जा का मतलब हम समझ चुके हैं इसके 2-3 लेक्चर पहले। स्थितिज ऊर्जा नेगेटिव का मतलब है कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण है। इस नेगेटिव स्थितिज ने कुल को भी नेगेटिव बना रखा है। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक की तरफ आकर्षित है, नाभिक से बंधा हुआ है। तो कुल ऊर्जा ऋणात्मक ये दर्शाता है कि नाभिक और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से बंधे हुए हैं। तो ये हमारे पास फॉर्मूले हो गए। इन फॉर्मूले पर अब जैसे प्रोपोर्शनलिटी की बात करें ये, तो यहाँ गति जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, Z/n के, ये गति प्रोपोर्शनलिटी हो गई। और अगर ऊर्जा की बात करेंगे तो -z स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर के, z स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर के लिए हो जाएगी -z स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर के। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं सारे। जब ये सारे फॉर्मूले आप याद रख लेंगे तो हम बात करेंगे फिर इन पर छोटे छोटे और आसान आसान सवालों की। राइट, तो बच्चों अभी भी हमने फॉर्मूले पढ़े त्रिज्या के। त्रिज्या का फॉर्मूला है Rn, Z बराबर 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, इतना एंगस्ट्रॉम। गति का फॉर्मूला हमने पढ़ा 2.18 10⁶ इंटू Z/n मीटर पर सेकेंड। ये दो हमने पढ़े। ऊर्जा की बात हम लोग बाद में अलग से करेंगे, पहले हम त्रिज्या और इनके फॉर्मूले की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो त्रिज्या और ये इसके फॉर्मूले, n जहाँ पर कक्षा क्रमांक यानी कोश की संख्या बताता है कि कौन सा स्थायी कोश है, z जहाँ पर परमाणु क्रमांक बता रहा होता है। राइट, तो मैं आपको एक बहुत सिंपल सा सवाल लिख रहा हूँ। हाइड्रोजन परमाणु की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तृतीय कक्षाओं की त्रिज्या एवं उनमें इलेक्ट्रॉन की गति का अनुपात ज्ञात करिए। ठीक, तो हम बात कर रहे हैं किसकी, हाइड्रोजन परमाणु के पहली, दूसरी और तीसरी कक्षा में की त्रिज्या और उनमें इलेक्ट्रॉन की गति का अनुपात ज्ञात करने की बात कर रहे हैं। राइट, तो हाइड्रोजन परमाणु है, इसका मतलब Z तो हो गया 1, Z कितना हो गया हमारे पास 1। अब जब Z हमारे पास 1 हो गया तो हम बात करते हैं किसकी, Z जब 1 हो गया तो बाकी अलग अलग की बात करते हैं। तो हाइड्रोजन की पहली कक्षा में त्रिज्या, तो ये हो जाएगी n का मान भी 1 और Z का मान भी 1। 0.529 को हम R0 मान लेते हैं। कितना मान लिया हमने, R0। तो ये हो गया R0
इंटू 1/1, R2,1 हो गया हमारे पास, R0 इंटू n का मान अब 2 लिख दिया मैंने, तो ये हो जाएगा R0 इंटू 2^1। नाउ R की 3,1 बराबर क्या हो गया, R0 इंटू 3^1। अब जब वैल्यू लिखेंगे तो ये हो गया R0, ये हो गया 4R0, ये हो गया 9R0। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक करें और शेयर करें। शेयर करने से ये वीडियोस ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच पाएंगे। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अगर इसी तरह से लाइक और शेयर करते रहे, राइट, तो हमारी मोशन की पूरी टीम मोटिवेटेड रहेगी, ताकि हम और बेहतर से बेहतर वीडियोस और कंटेंट आप लोगों तक पहुंचा सकें। इस तरह की बात हम लोग कर रहे हैं, राइट। तो ये हो जाएगा R1,1 इज टू R2,1 इज टू R3,1 बराबर R0 is to 4, R0 is to 9, R0, and that will be 1 is to 4 is to 9। ये हमारे पास अनुपात हो जाएगा, राइट। अब हम बात करते हैं गति की, तो गति में V1,1 अनुपात V2,1 अनुपात V3,1 बराबर हमारे पास V1,1, तो इसको V0 लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा V0 इंटू 1/1 अनुपात V0 इंटू 1/2 V0 इंटू 1/3। तो ये अनुपात हो गया हमारे पास 1/1/1/3। अब अगर हम इसे चित्र द्वारा समझें, चित्र द्वारा अगर हम इसे समझें, तो ये हाइड्रोजन का परमाणु मैंने आपके सामने बना दिया। और हाइड्रोजन के परमाणु की अगर हम लोग बात करें, राइट, तो ये नाभिक हो गया हमारे पास, और इस नाभिक के हिसाब से ये पहली कक्षा हो गई, ये द्वितीय कक्षा हो गई, और ये तृतीय कक्षा हो गई। पहली कक्षा की त्रिज्या अगर R है, तो दूसरी कक्षा की त्रिज्या आप देखें तो 4 गुना होगी, यानी 4R, और तीसरी कक्षा की त्रिज्या हो जाएगी यानी 9R, 9 गुना हो जाएगी। यानी अगर ये 1 है तो ये 4 होगी दूसरी, और तीसरी हो जाएगी 9। अब हम गति की बात करें, तो गति में अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की गति की, तो यहाँ गति अगर v है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की गति v/2 होगी, और यहाँ इलेक्ट्रॉन की गति जो हो जाएगी वो v/3 हो जाएगी। यानी जितना बड़ा गोला उतनी धीमे गति से इलेक्ट्रॉन चलेगा, जितना छोटा गोला उतनी तेजी से इलेक्ट्रॉन घूमेगा। तो सिंपल कहानी है कि जैसे जैसे कक्षा क्रमांक बढ़ता है, n का मान बढ़ता है, वैसे वैसे कक्षा का आकार, उसकी त्रिज्या बढ़ती जाती है, परंतु उसमें घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की गति कम हो जाती है, और गति कम होगी तो गतिज ऊर्जा भी कम हो जाएगी, राइट। तो ये बात हो गई। जब हमने Z नियत रखा, Z कितना है, तो ये हाइड्रोजन परमाणु है, इसका मतलब ये Z बराबर 1, यानी कांस्टेंट के लिए हमने अलग अलग n की बात की। किसकी बात की हमने? अलग अलग n की बात की, Z जब कांस्टेंट है तब, राइट। अब हम बात कर रहे हैं अगर Z बदले और n कांस्टेंट रहे तब क्या होगा, राइट। तो हम उसके लिए एक सवाल और लिखते हैं और जरा देखिए उसका क्या आंसर आएगा। तो अब की बारी मैंने पहली ऑर्बिट की ही बात कर रहा हूं, लेकिन 3 अलग अलग परमाणु मैंने लिए। कौन कौन से लिए मैंने? तो एक तो मैंने लिया हाइड्रोजन, राइट, एक मैंने लिया He+ आयन, और एक मैंने लिया Li2+ आयन, राइट। हाइड्रोजन He+M Li2+ आयन की फर्स्ट कक्षा या फर्स्ट कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की गति का अनुपात एवं
कोश की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? राइट, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो अब अलग अलग है हमारे पास, अलग अलग है, z अलग अलग है लेकिन n सेम है, n हमेशा 1 है। तो आइए बात करते हैं। तो हाइड्रोजन की पहली कक्षा अनुपात He की पहली कक्षा अनुपात लिथियम की पहली कक्षा, तो पहली कक्षा तो n सबका 1 हो गया और z 1 2 3 हो गया। तो ये हो जाएगा R0 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 1 अनुपात R0 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 2, और ये हो जाएगा R0 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 3। तो ये आ रहा है हमारे पास 1 अनुपात 1 बटा 2 अनुपात 1 बटा 3। गति की बात करेंगे तो हाइड्रोजन की पहली कक्षा, He प्लस की पहली कक्षा और लिथियम 2 प्लस की पहली कक्षा, तो हो जाएगा V0 इंटू 1 बटा 1 अनुपात V0 इंटू 2 बटा 1 अनुपात V0 इंटू 3 बटा 1। सो ये हो गया 1 अनुपात 2 अनुपात 3। इस तरह की बात हमारे पास हो गई। अब जरा ध्यान से देखिए, इसे चित्र से समझें। राइट, तो सबसे बड़ा गोला किसका होगा, हाइड्रोजन का या He प्लस का या Li2 प्लस का? जरा ध्यान से देखिए, सबसे बड़ी त्रिज्या किसकी आ रही है, हाइड्रोजन की। यानी जो सबसे बड़ा गोला है ये किसका है, हाइड्रोजन का, यानी Z बराबर 1 का। n तो सबका 1 है ही, सो दिस इज द n बराबर 1, n बराबर 1, n बराबर 1। अब ये सबसे छोटा गोला किसका होगा, तो बोल रहे हैं सबसे छोटा गोला होगा Li2 प्लस का, यानी Z बराबर 3 का। और ये बीच में जो गोला हमने बनाया ये किसका होगा, He प्लस का, यानी Z बराबर 2 का। तो त्रिज्याएं तो आपको साफ नजर आ रही हैं कि सबसे बड़ी त्रिज्या किसकी होगी, पहली कक्षा की, हाइड्रोजन की। अब हम बात करें इलेक्ट्रॉन की गति की। तो इलेक्ट्रॉन की गति अगर इस कक्षा में v है हाइड्रोजन के लिए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की गति आ रही है 2v और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की गति आ रही है 3v। तो ये बात फिर से वही है, जितना बड़ा गोला, त्रिज्या जितनी ज़्यादा उतनी ही उसकी गति होगी, और जितना छोटा गोला उतनी ही बड़ी उसकी गति होगी। तो इस तरह से जैसे जैसे त्रिज्या घटेगी वैसे वैसे गति बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे त्रिज्या बढ़ेगी वैसे वैसे गति कम होती जाएगी। राइट, तो ये आपके पास अलग अलग वेरिएशन है R और V का बोर परमाणुीय मॉडल में। राइट, तो ये मैंने सिंपल आपको सवाल कराया और सिंपल कहानी आपके सामने लिखी, उनकी बात है। उसके बाद फिर हम लोग आगे की बात कर रहे होंगे। ठीक बच्चों, आइए एक सवाल और करते हैं हम लोग। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, क्या यदि He2 प्लस आयन की तीसरी कक्षा की त्रिज्या बराबर x एंगस्ट्रॉम हो, तब Li2 प्लस की दूसरी कक्षा की त्रिज्या x के पदों में ज्ञात कीजिए। ठीक, तो ये अलग सवाल है जिसका हमने पैटर्न बदला है। आपको फॉर्मूले ही याद होने चाहिए इसके लिए भी, और कुछ नहीं। हमें बोल रहा है He प्लस आयन, तो He प्लस आयन यानी 2 और तीसरी कक्षा यानी R3,2, तो हो जाएगा R0 इंटू 3 स्क्वायर अपॉन 2, और इसका वैल्यू हमें दिया हुआ है x। और क्या पूछ रहा है हमसे, Li2 प्लस की दूसरी कक्षा यानी R2,3 हमसे पूछ रहा है क्या होगी। तो ये कितने हो जाएगी, R0 इंटू 2 स्क्वायर अपॉन 3। अब हम अनुपात ले लेते हैं, तो ये हो गया R2,3 जो हमसे पूछा है अपॉन R3,2 बराबर हो जाएगा
4r0/3 डिवाइडेड बाय 9r0/2 ये हो जाएगा। तो r2,3 Li2+ की दूसरी कक्षा में त्रिज्या बराबर हो गई हमारे पास r3,2 ये हो गया x, और इसके पहले r0 कैंसिल, 4 दूनी 8/27। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इतना वैल्यू हो जाएगा Li2+ की दूसरी कक्षा की त्रिज्या अगर He2+ आयन की तीसरी कक्षा में त्रिज्या x हो तो इस तरह के सवाल भी हमसे पूछे जा सकते हैं। एक सवाल और जो हमसे पूछा जा सकता है ठीक, तो बात करते हैं क्या सवाल हो सकता है, जरा देखिए। सिंपल सवाल है, गति पर मैं इसे पूछ रहा हूं। हाइड्रोजन की किसी कोश की त्रिज्या, हाइड्रोजन की किसी कोश की त्रिज्या किसी कोश में इलेक्ट्रॉन की गति He+ आयन में थर्ड कोश के इलेक्ट्रॉन की गति से दोगुनी हो, तब उस कोश की त्रिज्या r0 के पदों में ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हाइड्रोजन की किसी कोश में इलेक्ट्रॉन की गति He+ आयन के थर्ड कोश में इलेक्ट्रॉन की गति से दोगुनी है। तो जो दी गई जानकारी है उसे हम लोग यूज करते हैं। हाइड्रोजन के किसी कोश पता नहीं में इलेक्ट्रॉन की गति, तो Vn ऑफ हाइड्रोजन अपॉन V3 ऑफ He+ आयन, ये जो अनुपात है ये बोल रहा है कि ये जो गति है ये तीसरी कोश की गति से दोगुनी है, यानी अनुपात 2:1 है। ठीक, तो हाइड्रोजन की जो nth कोश में गति है वो 2 गुणा हीलियम की तीसरे कोश की गति से, तो तीसरे कोश में गति होगी ये हमारे पास आ गया। यहां से हम लोग आपके पास n निकाल लेंगे, और जब n निकालेंगे तो हमारे पास n आ जाएगा, तो त्रिज्या आ जाएगी r बराबर r0 इंटू n²/z। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से n निकालो और n निकालकर हम लोग इसे सॉल्व कर रहे होंगे। तो सिंपल कहानी है, राइट। इस तरह से आपके पास अलग अलग सवाल आ सकते हैं। बच्चों, बोर परमाणु मॉडल में हमने अभी अभी जो सवाल किए वो त्रिज्या और गति के हैं, राइट। त्रिज्या और गति के अलावा हम लोग यहाँ पर और भी ऊर्जा से संबंधित सवाल भी कर सकते हैं। तो एक बार मैं फिर से आपके सामने ऊर्जा के फॉर्मूले लिख देता हूँ, फिर हम इनकी बात करेंगे। तो कुल ऊर्जा बराबर है -13.6 इंटू Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम। ये तो कुल ऊर्जा हो गई। गतिज ऊर्जा की अगर हम लोग बात करें तो माइनस की जगह हो गया प्लस, वैल्यू सेम रह गया 13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम, राइट। और इसके साथ साथ ही अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो -2 इंटू 13.6 इंटू Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये हमारे पास स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। नेगेटिव का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर आकर्षित है, उससे बंधा हुआ है। गतिज ऊर्जा हमेशा पॉजिटिव होनी है, ये हमारे पास है। अब इस पर तरह तरह के सवाल आते हैं। जैसे मैं सबसे पहला सवाल आपके सामने लिखूं, हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम 5 कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो हाइड्रोजन की पहली 5 कक्षाओं में हमें कुल ऊर्जा ज्ञात करनी है, उसके बारे में हमसे बात की हुई है या उसके बारे में हमसे पूछा हुआ है, राइट।
तो पहली 5 कक्षाएं में हम बात कर रहे होंगे तो E1H, तो ये हो जाएगा -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर 1 है, तो ये वैल्यू आ गई हमारी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक। दूसरा E2, दूसरी कक्षा में ऊर्जा, तो E2H, तो E2H हो गया -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जो कि 2 का स्क्वायर, सो ये -13.6 अपॉन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका मतलब हो गया -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति एटम, ये इसका वैल्यू हो जाएगा। तीसरी कक्षा की बात करें हम लोग, तो तीसरी कक्षा में हो जाएगा -13.6, हाइड्रोजन है तो 1 का स्क्वायर क्योंकि Z1 हो गया, डिवाइडेड बाय, अगर आप बात करें तो तीसरी कक्षा, सो ये 3 का स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास, सो यहाँ पर आ रहा है -13.6 अपॉन 9, और इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये हो गया -9 से डिवाइड करेंगे तो 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये हमारे पास तीसरी कक्षा की ऊर्जा हो गई। चौथी कक्षा की ऊर्जा की अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो ये हो जाएगा -13.6 1 स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर, ये हमारे पास चौथी कक्षा की ऊर्जा हो गई, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, सो -13.6 अपॉन 16, और ये हो जाएगा -0.8, राइट। और जब हम इसकी बात करेंगे 8, और ये हो गया 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये चौथी कक्षा की ऊर्जा हो गई। अब हम पांचवी कक्षा की ऊर्जा की बात करें तो पांचवी कक्षा में हाइड्रोजन की ऊर्जा -13.6 जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर हो गया 1 स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जो कि हो गया 5 का स्क्वायर, सो ये आ रहा है हमारे पास -13.6 अपॉन 25, और जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो -0.5, राइट, इस तरह की बात हो जाएगी, और 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास ऊर्जा आ जाएगी। अगर हम अनंत ऊर्जा कक्षा की बात करेंगे यानी n का मान इनफाइनाइट मान लेंगे, तो इनफाइनाइट ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा -13.6 जेड स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, तो दैट इज इनफाइनाइट स्क्वायर, सो ये हो गया हमारे पास 0। तो आप देखिए पहली में -13.6 -3.4, इस तरह से ऊर्जा आपकी जैसे जैसे n बढ़ता है कुल ऊर्जा भी बढ़ रही है, और अनंत ऊर्जा कक्षा में जाकर 0 हो जा रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन परमाणु से मुक्त हो रहा है, राइट। तो ये हमारे पास अलग अलग कक्षाओं की ऊर्जा की बात आ गई, ये तो मैंने मान कैलकुलेट किए, अब हम अनुपात भी निकाल सकते हैं। तो आइए एक सवाल और करते हैं अनुपात ज्ञात करने के लिए। तो सवाल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा क्या सवाल है। तो सवाल बहुत आसान सा है, हाइड्रोजन He+ एवं Li2+ की फर्स्ट ऑर्बिट की ऊर्जाओं का अनुपात ज्ञात करो। तो सिंपल क्वेश्चन है, हमें अब अनुपात ज्ञात करना है, ये वैल्यूज़ तो हमारे पास हैं ही, तो आइए सॉल्व करते हैं। आप सब लोग भी कोशिश कर सकते हैं। ठीक, तो जब हमें अनुपात की बात की गई है तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो हमें क्या अनुपात निकालना है, E1 ऑफ हाइड्रोजन अनुपात E2 ऑफ He+ अनुपात E1 ऑफ, और ये है E1 ऑफ Li2+, ये अनुपात हमें निकालना है। तो अब अगर हम यहाँ पर बात करें E1 की वैल्यू लिखे तो -13.6 1 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर अनुपात -13.6 इंटू जेड स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर,
अनुपात -13.6 जेड स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर। तो जब हम इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो हमारे पास ये आ रहा है 1:4:9। इसका मतलब ऊर्जा आपकी बढ़ती जाती है, राइट। ऊर्जा क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है, राइट। ये आसान सवाल था। एक सवाल हम और लिखते हैं, राइट। सवाल क्या है, मैं मैथमेटिकली लिख रहा हूँ। हाइड्रोजन की पहली कक्षा, He+ की दूसरी कक्षा, Li2+ की तीसरी कक्षा, बेरिलियम 3+ की चौथी कक्षा, ये अनुपात हमें निकालना है, क्या होगा, राइट। तो हम इसकी वैल्यूज़ लिखेंगे, क्या आ जाएगा आंसर ज़रा देखिए। हमने हाइड्रोजन की पहली कक्षा लिखी तो -13.6 1 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर। दूसरा He+ की दूसरी कक्षा तो -13.6 Z2 और कक्षा भी दूसरी, -13.6 इंटू Z स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर अपॉन तीसरी ऑर्बिट तो 3 का स्क्वायर। फिर बेरिलियम के लिए तो -13.6 इंटू Z स्क्वायर यानी बेरिलियम के लिए Z यानी 4 तो 4 का स्क्वायर अपॉन चौथी कक्षा तो फिर से 4 का स्क्वायर। सो ये हो गया हमारे पास 1:1:1:1। तो अब ज़रा ध्यान से देखिए, अगर हमारा Z n के बराबर हो तो अलग अलग परमाणुओं में ऊर्जा के मान क्या होते हैं? समान होते हैं। तो ये जो अनुपात होगा ये क्या आ रहा है? 1:1:1:1। इसका मतलब En या Ez ऑफ Z, Ez1 ऑफ Z1, Ez2 ऑफ Z2 ये सब हमेशा इक्वल होंगी, कांस्टेंट होंगी और किसके बराबर होंगी? 13.6 माइनस में इसके बराबर होंगी। तो हाइड्रोजन की पहली, He+ की दूसरी, Li2+ की तीसरी, बेरिलियम 3+ की चौथी, यानी जितना जेड है उसी कक्षा में ऊर्जाएं एक दूसरे की आपस में बराबर होंगी। और वैल्यू कितनी होगी? तो अगर आप इस वैल्यू की बात करें तो ये वैल्यू आ रही है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये भी एक याद रखने योग्य बिंदु है जो आप याद रख सकते हैं। इसकी बात हम लोग कर रहे होंगे। तो ये कुछ आसान सवाल मैंने आपको कराए। यहाँ पर कुछ मुश्किल सवाल भी कराए जा सकते हैं जो ऊर्जा अंतर पर आते हैं। ऊर्जा अंतर पर जब हम सवाल लिख रहे होते हैं तो हम किस तरह से लिख रहे होते हैं? तो मान लीजिए मुझसे आपसे पूछा जाए कि एक ऊर्जा अंतर ज्ञात करिए। क्या पूछ रहे हैं हमसे ऊर्जा अंतर? तो बोल रहे हैं E2 - E1 कितना होगा? किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। सिमिलरली E3 - E2 कितना होगा? हाइड्रोजन के लिए। सिमिलरली E4 - E3 कितना होगा? हाइड्रोजन के लिए। सिमिलरली E5 - E4 कितना होगा? हाइड्रोजन के लिए। ये हमसे वैल्यूज़ पूछी हुई हैं। तो आइए देखते हैं इनका मान क्या होगा। जब तक आप ट्राई कर सकते हैं। तो जब हम इसकी बात करेंगे तो हम लिखेंगे E2 - E1 फॉर हाइड्रोजन, राइट। तो E2 - E1, पहले हम E2 लिखेंगे तो पहले E2 हो गया -13.6 1 स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस, फिर E1 लिखेंगे तो -13.6 इंटू 1 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर। अब जब ये बन रहा है हमारे पास तो ये बनता है 13.6 इंटू 1 स्क्वायर कॉमन और 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, ये हमारे पास बन रहा है। तो बड़ा n छोटा n माइनस बड़े का स्क्वायर। सो अगर आप इसे लिखेंगे तो 13.6 इंटू 1 माइनस 1/4। सो ये आपके पास आ रहा है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली आप E3 - E2 की बात करेंगे। सो E3 - E2 फॉर हाइड्रोजन के अगर हम लोग बात करेंगे तो छोटा n पहले और बड़ा n बाद में। तो हम यहाँ पर लिख रहे होंगे डायरेक्ट, मैंने लिख दिया 13.6 हाइड्रोजन है तो 1 स्क्वायर, छोटा n यानी 2 का स्क्वायर माइनस बड़ा n यानी 3 का स्क्वायर। सो ये हो गया हमारे पास कुछ इस तरह से। तो 13.6 इंटू 1/4 माइनस 1/9 सॉल्व कर रहे होंगे हम इसे, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। सो दिस गिव्स अस 13.6 इंटू 5/36। सिमिलरली आप ये 4 और 3 भी कैलकुलेट कर सकते हैं, E4 - E3 और E5 - E4।
तो मेरे हिसाब से आप इसे घर से करके ला सकते हैं। E4 माइनस E3 हो जाएगा 13.6 इंटू 1/9 माइनस 1/16 और E5 माइनस E4, तो E5 माइनस E4 हो जाएगा आपके पास 13.6 इंटू 1/16 माइनस 1/25। तो आपको ये याद रखना है, ये सवाल कराने का ऑब्जेक्टिव केवल इतना सा है कि छोटा वाला n पहले आना है और बड़ा वाला n बाद में आना है, ताकि आपका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आए। तो हमेशा एनर्जी में जब आपको दो एनर्जी माइनस लिखना है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, डेल्टा E विल ऑलवेज बी 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1 अपॉन छोटा n स्क्वायर माइनस बड़ा n स्क्वायर। सो ये हमारे पास हो गया डेल्टा E का फॉर्मूला हमेशा के लिए, जो हम फोटोन पर बात कर रहे होंगे। n लो स्मॉलर n एंड n हाई हायर n का स्क्वायर। इस फॉर्मूले पर हम आगे आने वाले लेक्चर में कुछ एक सवाल और कर रहे होंगे, जिनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है और आप मेरे और कोई वीडियो देखना चाहते हैं या मोशन के किसी और एक्सपर्ट फैकल्टी टीम के वीडियोस आप देखना चाहते हैं, तो आज ही कॉल करें 1800 2121 799।